सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत तो शुरू हो गई, मगर दो सीनियर तरीन जज कहीं नजर नहीं आ रहे। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में हिस्सा ले रहे हैं और न ही बेंच में बैठ रहे हैं। इनका अब सुप्रीम कोर्ट में रोल है क्या? नाज़रीन, दरअसल आजकल आईनी तरमीम पाकिस्तान के न सिर्फ सियासी उफक पर छाई हुई है, बल्कि उसकी सदाएं अदल के ऐवानों में भी सुनाई दे रही हैं। जिस तरफ नजर डालो, आईनी तरमीम के लिए भाग दौड़, मेल मुलाकातें, सफ बंदियां और जोड़ तोड़ जारी है। लेकिन इनमें सबसे अहम और दिलचस्प वाक़यात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रूनुमा हो रहे हैं। खत साजी का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है और तमाम तर कानूनी और आईनी मामलात पर इख्तलाफात इन खतूत के जरिए कौम के सामने आ रहे हैं। आजकल सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। ये वो कलमात हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज 63A की तशरीह और नज़रसानी की दरख्वास्त के दौरान जो है वो कहे। इससे पहले कि मैं अब आपको इस मामले की संगीनी से आगाह करूं, एक रोशनी आज की अदालती कार्रवाई पर डाल लेते हैं। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कुछ ऐसे थे। उन्होंने कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त की गई, लेकिन वो अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम रहे, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार किया। सुबह कमेटी का इजलास हुआ जिसमें जस्टिस मंसूर नहीं आए, तो इसके बाद हमने बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया। आजकल सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। अब लार्जर बेंच मुकम्मल है कि कार्रवाई शुरू की जाए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या अदालत ने 63A से मुतालिक फैसले में आर्टिकल 95 पर कुछ कहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। तो चीफ जस्टिस बोले कि क्या आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के खिलाफ नहीं? अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। बरतानिया में हाल ही में एक जमात ने अपने वजीर आजम तब्दील किए। इस दौरान जमात ने हाउस में अक्सरियत भी नहीं खोई। अब ज़मीर का फैसला कौन करेगा? लोगों के ज़मीर में कौन झांकेगा? हम बतौर जज कैसे फैसला करें कि एक बंदा ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे रहा है या नहीं? अब कार्रवाई तो शुरू हो गई, लेकिन शुरू होने से पहले ही नाजरीन एक इस पर तनाज़ा भी खड़ा हो गया। आप देख रहे हैं कि एक बेंच जो है जुन रहा है, वो ऑथर जज के बगैर सुन नहीं सकता। ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने खत में भी लिखा है और वो आज भी इसीलिए शायद ना बैठे हों। हमारे मुल्क में जुडिशल क्राइसिस भी पैदा हो गया है और ये ऐसा सीरियस जुडिशल क्राइसिस है कि ये पूरे मुल्क को, पूरी जमहूरियत को, पूरे आइन को और इस खूबसूरत इंस्टीट्यूशन उसको भी हिला सकता है और गिरा सकता है। चीफ जस्टिस को नाज़रीन बंद दरवाजों वाली बात क्यों करना पड़ी? मेरे ख्याल में उन्होंने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की, क्योंकि माजी में हम ख्याल बेंच की टर्म बहुत मशहूर थी, आपको याद होगा। दूसरा, इसका एक बैकग्राउंड भी है, क्योंकि जहां सियासी ऐवानों में आईनी तरमीम को लेकर खलबली मची हुई है, वहीं अदल के ऐवानों में भी इस हवाले से काफ़ी परेशानी पाई जाती है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इजलास बुलाया गया। इजलास के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल के दरमियान एक अहम मुकालमा हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि गुज़श्ता इजलास में आईनी तरमीम का बताया गया था, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के बारे में बताएं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया, इस सवाल का जवाब वज़ीर कानून दे सकते हैं, जुडिशल कमीशन को यह सवाल पूछने का इख्तियार नहीं, कमीशन हुकूमत से ये नहीं पूछ सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इजलास मुलतवी किया जाए, ताहम इस तजवीज़ से कमीशन मुत्तफिक न हुआ और जस्टिस मुनीब अख्तर उठकर चले गए। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मुंसिफ जो है उसको आईनी तरमीम के हवाले से क्या फ़िक्र लाहक हो सकती है? वो क्यों आईनी तरमीम के हवाले से क़ब्ल अज़ वक्त मालूमात चाहते हैं? इसका जवाब शायद ये है कि इस आईनी तरमीम की हकीकत और फसानों की जो लाजवाल दास्तानें हैं, वो ना सिर्फ शहर इक़्तिदार में बल्कि पूरे मुल्क में जो है वो फैली हुई हैं। कोई कहता है कि उम्र की मुद्दत बढ़ाकर काजी फायज़ इसा साहब को जो है वो मज़ीद 3 साल के लिए नामज़द किया जाएगा। कोई कहता है कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह और नज़रसानी की दरख्वास्त पर फैसला आ गया और वोट शुमार करने का हक दे दिया गया, तो फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुल जाएगा और फिर शायद हुकूमत को मौलाना की भी ज़रूरत ना पड़े। जबकि मखसूस नशिस्तों का मामला भी इस आईनी तरमीम को 2/3 अक्सरियत से पास करने से जुड़ा हुआ है और इलेक्शन कमीशन को यह काम करने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का इशारा चाहिए। इस तरह नाजरीन, जितनी मुंह उतनी बातें गर्दिश कर रही हैं और शायद यही वजह है
کہ آئینی ترمیم سے کئی معزز ججز کا مستقبل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے کہ کون رہے گا، کون جائے گا اور کون 3 سال کے لیے انتظار کرے گا۔ جبکہ اس آئینی ترمیم میں جو سب سے اہم بات ہے شاید وہ یہ کہ آئینی عدالت کا قیام جو ہے وہ اگر آئینی عدالت کا قیام ہو جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے آئینی معاملات پر اختیارات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر الیکشن کمیشن نے کسی فارن فنڈنگ کا فیصلہ کرنے کے لیے رہنمائی لینی ہے تو وہ آئینی عدالت سے رجوع ہوگا۔ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا ہے تو آئینی تشریح آئینی عدالت کرے گی۔ انسانی حقوق کے معاملات ہیں تو آئینی تشریح آئینی عدالت کرے گی، اور اگر ٹریبیونلز اور الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں تو اس کی تشریح بھی آئینی عدالت ہی کرے گی۔ تو ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا اہم اور کتنا نازک ہے، اور اس نازک معاملے کے پس منظر میں عدالت میں بھی بہت ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جنہیں آنکھیں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہیں اور کان پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ لیکن حیرانی کے لمحات یہ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس کے ہاتھ مضبوط ہو چکے ہیں۔ 63A کی نظر ثانی درخواست جو 17 مئی 2022 سے تاخیر کا شکار تھی، اس پر نہ صرف بینچ بن چکا ہے بلکہ سماعت بھی شروع ہو چکی ہے، اور سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججز اس وقت عدالتی کارروائی سے اپنے آپ کو بالکل الگ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کا موقف یہ ہے کہ جب تک آرڈیننس کا معاملہ فل کورٹ کے سامنے نہیں لاتے وہ کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے، جبکہ منصور علی شاہ صاحب کے بغیر ججز کمیٹی کے کسی بھی بنائے ہوئے بینچ میں جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ دوسری طرف ان 2 سینئر ججز کے بغیر کمیٹی کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں اور ان کے بنائے ہوئے بینچ سماعت بھی کر رہے ہیں۔ اس سارے پس منظر میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاملہ متنازع ہو چکا ہے یا میدان خالی ہو چکا ہے؟